आदाब, मैं मोहिउद्दीन आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं प्रोग्राम खास मुलाकात में। आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो है वो इलेक्शन का दौरा है और 21 तारीख को जो है वो वोटिंग होने वाली है, 24 को नताए जाने वाले हैं। पूरे महाराष्ट्र में एक किस्म का जश्न मनाया जा रहा है, प्रचारें हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं और हर सियासी लीडर जो है वो आवाम को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुसलमानों के इशू पे हमेशा आवाज़ उठाने वाली शख्सियत अबू आसिम आज़मी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो महाराष्ट्र की सियासत को, महाराष्ट्र के मुसलमानों के मसाइल को और महाराष्ट्र की मुस्लिम सियासत को जो है वो किस तरह देखते हैं। हम आपको बता दें कि अबू आसिम आज़मी साहब जो है वो महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सदर हैं और मानपुर शिवाजी नगर से वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं असम्बली इलेक्शन में। बहुत खैर मुकदम है आपका, बहुत शुक्रिया जनाब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। एक बात ये बताइए कि महाराष्ट्र का मुसलमान जो है वो अपने आप को कहाँ देख रहा है, क्योंकि इलेक्शन है, 21 तारीख को वोटिंग होना है, हर कोई जो है वो मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहा है, तो मुसलमान जो है अपने को किस पोजीशन में फिलहाल देख रहा है? देखिए, महाराष्ट्र का मुसलमान मजबूर है। यहाँ पर कोई भी ऐसी कांग्रेस और बीजेपी शिवसेना को छोड़कर ऐसी पार्टी नहीं है जिस तरह से बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, बंगाल में है। क्या है कि जो राज्य के स्टेट्स की पार्टीज हैं वो जब मजबूत हुई तो लोगों को एक उम्मीद नजर आई कि चलो यहाँ पर हमारे पास अल्टरनेट एक फोर्स आ चुकी है। जैसे यूपी में कांग्रेस को लोग भूल गए, कांग्रेस के जुल्म ज्यादती की दास्तान लोग देखते हैं तो लोगों ने अब पकड़ लिया समाजवादी पार्टी का दामन। बंगाल में यही हालत है, बिहार में यही हालत है, महाराष्ट्र में अभी कोई स्टेट की कोई दूसरी पार्टी पनपी नहीं है, तो लोग ना चाहते हुए भी थर्ड फ्रंट कायम नहीं हो पाया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हाँ है नहीं, बता थर्ड फ्रंट अगर कायम भी करेंगे आप, समाजवादी पार्टी, जनता दल, आरपीआई, शेखा पक्ष करेंगे तो भी अल्टरनेट फोर्स नहीं बनती। यहाँ जो भी थर्ड फ्रंट बनेगा वो कांग्रेस को मिले बगैर नहीं बनता फ्रंट। तो क्योंकि कांग्रेस ही एक यहाँ मुतबादिल एक पार्टी नजर आती है, कांग्रेस और एनसीपी, तो लोग न चाहते हुए मजबूरन जहर का घूंट पीकर भी कांग्रेस के साथ खड़े जाते हैं और महाराष्ट्र में मजबूरी मुसलमानों की है ये। लेकिन क्या हो जाए कि मतलब अबू आसिम आज़मी जो है वो 92 से सियासत कर रहे हैं और फिलहाल जो है वो आपने सिर्फ 3 ही उम्मीदवारों को टिकट दिया है महाराष्ट्र भर में। एक आप खुद गोंडी से हैं, भिवंडी से, औरंगाबाद से हैं। मतलब क्यों समाजवादी पार्टी जो है वो बड़ी पार्टी क्यों नहीं बन पाई महाराष्ट्र? नहीं, इसलिए नहीं बन पाई कि यहाँ की जो आम जनता यहाँ के रहवासी जो हैं वो समाजवादी पार्टी की लीडरशिप मानने को भी तैयार नहीं है। मैंने कई बार अखिलेश जी से कहा, नेताजी से भी कहा कि हमें महाराष्ट्र के कुछ नामचीन अच्छे जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के वसूलों पर काम करते हैं, महाराष्ट्र में समाजवादी बहुत मजबूत थी, समाजवादी नेता बहुत बड़े बड़े थे यहाँ पर, तो अगर ऐसे लोगों को पार्टी में जोड़ा जाए तो उनकी लीडरशिप में यहाँ के लोग आ सकते हैं। तो हमें अगर यहाँ पार्टी मजबूत करना है तो हमको लोकल अच्छे लीडर्स को समाजवादी पार्टी में हमारी सेंट्रल पार्टी के जरिए शामिल करके उन्हें कहीं न कहीं अच्छी जगह बैठाएंगे तो हम लोग, मुझे लगता है पार्टी जरूर उठ के आगे आएगी। आपकी कोशिश नहीं की कि मतलब अच्छे लोग आए आपके साथ जुड़े? नहीं, आते हैं, बहुत आए, बड़े बड़े लोग आए, लेकिन क्या होता है ना कि आजकल के लोग सत्ता के लोभी हो गए हैं। उनको ऐसा लगता है, जब समाजवादी पार्टी खड़ी हुई थी, चार एमएलए, एक एमएलसी और 22 नगर से इसी मुंबई में चुन कर आए थे, लेकिन फिर जिनको कांग्रेस पूछती नहीं थी, एनसीपी पूछती नहीं थी, ऐसे लोगों को कंधे पे हाथ रख के कि इन लोगों ने उनको अपनी तरफ बुला लिया कि सरकार वही बनाएंगे, सरकार तो हम यहां बना नहीं सकते हैं। तो इसलिए लोग सत्ता की लालच में अपना वसूल बेच करके चले जाते हैं। आप नहीं देख रहे हैं आज? अच्छा, एक इल्जाम नहीं लगता है बीजेपी पे कि ये जो है वो अपोजिशन को खत्म करना चाहती है, और जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में हम देखते हैं कि मतलब एनसीपी कांग्रेस जो है वो खाली होते जा रही है, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं लोग, शिवसेना में शामिल हो रहे हैं, तो क्या अपोजिशन को कमजोर करने के एजेंडे पे बीजेपी कामयाब है, आपको लगता है? देखिए, कोई भी पार्टी चाहेगी कि मेरी पार्टी बढ़े और दूसरी पार्टी खत्म हो, ये तो कोई भी चाहता है, लेकिन सामने वाला अपोजिशन जो एकदम मजबूत होना चाहिए, किसी हिम्मत नहीं पड़े। लेकिन आज कांग्रेस में लीडरशिप नहीं है। आप देख लीजिए, कांग्रेस के लीडर मुझसे यहां बात करते हैं, अलायंस की तय करते हैं, तालियां बजाते हैं, मिठाई बांटते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और दिल्ली जाते हैं। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट राहुल गांधी जी हों या दिल्ली में बैठे हुए और कोई नेता हों, शायद बहुत सारे महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता ऐसे हैं जो उनसे ज्यादा तजर्बा रखते हैं, लेकिन वो स्टेट की राजनीति कर रहे हैं। अगर वो यहां से कोई चीज तय करके ले जाते हैं तो दिल्ली वाले इनकी बातों को रिजेक्ट कर देते हैं, सिर्फ
कान के कच्चे होने की वजह से या कुछ न कुछ अंदर उधर उनकी सिटिंग हो जाती है, तो इनकी चलती नहीं बेचारों की। तो मैंने उससे उस दिन कह दिया, हालांकि बुरा लग गया पृथ्वीराज चौहान जी को, अशोक चौहान साहब को, कि सर आप लोग चपरासी हैं या लीडर हैं आप लोग? अगर आप यहाँ एक चीज तय करते हैं उसके बाद आपकी बात दिल्ली में नहीं मानी जाती, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपकी लीडरशिप को कांग्रेस पार्टी सेंटर के लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं। तो आज यही वजह है, कांग्रेस बिल्कुल कमजोर होती जा रही है और कांग्रेस अपने लोगों को बांध के नहीं रख पा रही है। लीडरशिप नहीं है कांग्रेस के अंदर। ऐसा लीडर चाहिए जो जानता है कि जाने की सरपत और गन्ने में क्या फर्क होता है, आलू कौन से सीजन में कैसे बोया जाता है, आम कितनी किस्म का होता है, गेहूं कैसे पैदा किया जाता है, ये जानने वाले भारतवर्ष 75% लोग किसान हैं। किसानों को दुख दर्द नहीं जानेंगे, आप जो हाई फाई होकर जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि आपकी राजनीति चलने वाली देश का। अच्छा, एक बात ये बताइए कि आपने कहा कि मतलब अपोजिशन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस को भी जो है वो खोखला करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या यही मामला जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है यूपी में, महाराष्ट्र में? क्या आपका तजुर्बा रहा है इस तरह का? नहीं, देखिए यही तो कांग्रेस ने हमारे साथ किया था। हम लोग मध्य प्रदेश चुन के आए। अगर हम सपोर्ट नहीं देते तो मध्य प्रदेश सरकार बनती नहीं। भले हमारे पास एक ही था, बीएसपी के बाद 2 था, हम लोगों ने दिया। कांग्रेस ने हमारे आदमी को तोड़ने की कोशिश किया। हम सपोर्ट कर रहे हैं, आप इसको तोड़ रहे हो। हमने यहां कांग्रेस को सपोर्ट किया, हमारे 4 एमएलए थे, बाद में 2 एमएलए आए, हम शामिल हुए अलायंस में और मिनिस्टर हमारे बनाया गया। वो मिनिस्टर जो है जब बैठने लगा शरद पवार जी के साथ, कांग्रेस के साथ, तो उनकी बोली बोलने लगा। तो ये लोग पार्टियों को उभरने नहीं देते। और हमने सुना पहले कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बड़ा पैसा छोटे पैसे वालों को खींच लेता है। तो ये तो हमेशा होता हुआ है। कांग्रेस नहीं चाहती कि कोई और पार्टी यहां पनप के, हालांकि बर्बाद हो रही है। मैंने उनको कहा कि आप स्टैम्प पेपर लाओ, मैं लिख के देता हूं। मैं जिन सीटों पर लड़ना चाहता हूं इलेक्शन, आपकी सीट आती ही नहीं, आएगी तो मैं गुलामी लिखा दूंगा आपको। मैं लड़ूंगा तो मैं जीतूंगा या बीजेपी शिवसेना जीतेगी, लेकिन आप नहीं लड़ेंगे, आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो पक्की बात है कि मैं जीतूंगा। नहीं माने इन्होंने। एक वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जो है वो इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि मतलब कांग्रेस ने जो है वो आपके साथ किस तरह की धोखेबाजी की और कांग्रेस को जो है वो आप जो एक्सपोज कर रहे हैं उसकी वजह क्या है। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम जो है वो सीधे वासिम आजमी से महाराष्ट्र की सियासत पर बात करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद हैं वासिम आजमी साहब, जो कि महाराष्ट्र में मुसलमानों के साथ साथ मुस्लिमों की आवाज़ माने जाते हैं। ब्रेक से पहले जो है वो बात हो रही थी कि आपने अक्सर हमने देखा कि आप जो है वो सियासी जलसों में, इंटरव्यूज़ में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो ये बात कहते हुए दिखाई दिए कि कांग्रेस ने आपको धोखा दिया है। किस तरह का धोखा दिया है, किस तरह की धोखेबाजी की है आपके साथ? देखिए, ऐसा है कि जब एक बात तय हो जाती है, देखिए मैं आपको कांग्रेस हिस्ट्री बता दूं। मैं 2004 से एक्टिव पॉलिटिक्स में आया, उसके पहले इलेक्शन लड़ता नहीं था कभी मैं। 2004 में इलेक्शन लड़ा भिवंडी में मैं, मुझे मिला 85,000 वोट, कांग्रेस को मिला 25,000 वोट। कांग्रेस ने अपना पूरा वोट शिवसेना को ट्रांसफर कर दिया और शिवसेना जिसको 60,000 वोट से ज़्यादा कभी नहीं मिला था, उसे 1,18,000 वोट मिला, मैं हार गया। 2009 में इलेक्शन लड़ा मैं, भिवंडी से जीत गया, गोंडी से भी जीत गया। मैंने वो सीट छोड़ दिया, वहां पे मैंने उम्मीदवार खड़ा किया और मैंने कहा कांग्रेस वालों से, अगर तुमने यहां पर माइनॉरिटी को उम्मीदवार दिया और तुम सब लोगों ने बहुत जगह प्रचार किया, तो लिख लो अशोक चौहान साहब, तुम जीतते नहीं हो सकता है तुम्हारी इस बहुत ज्यादा, क्योंकि बाई इलेक्शन में सरकारें जिसकी होती है वो ज्यादा जीतते हैं, तुमने बहुत ज्यादा मेहनत किया तो शायद मैं हार जाऊं, क्योंकि मेरा नेता कहता है कि हम बाई इलेक्शन में प्रचार नहीं करते। मैंने फरहान को खड़ा किया, अशोक चौहान साहब, दिल्ली से हमारे जो हैं कश्मीरी साहब और दिग्विजय सिंह जी, उत्तर प्रदेश में एक हैं एमपी बस्ती के, वो महाराष्ट्र के सारे मिनिस्टर्स, सत्तार साहब आगे बैठ गए, बाबा सिद्दीकी, नसीम, सारे लोग लग गए। एक तरफ मैं अकेला मजदूरों के साथ कंपेनिंग कर रहा हूं, एक तरफ महाराष्ट्र की पूरी सरकार कर रही है और कांग्रेस 10,000 से पीछे रही, मैं 1600 वोटों से हार गया और थाली में सजाकर शिवसेना को दे दिया 1600 वोटों से। अब आ गया ये 2014 आया, मैं घुटने टेकने वाला नहीं हूं, लेकिन मेरी पार्टी छोटी हो जाए चलेगा, मेरा देश बड़ा रहना चाहिए, मेरे देश का संविधान इस देश में लागू रहना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच, गांधी जी की, मौलाना अबुल कलाम की सोच इस देश में रहना चाहिए। इसलिए मैंने फिर कांग्रेस से कहा कि अलायंस कर लो और मुझे पृथ्वीराज चौहान ने बुलाया, बात किया, 7 सीटों पर अलायंस हो गया।
हम लोग खुश हो गए, बात खत्म हो गई। इनके जो सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं दिल्ली में अहमद पटेल, उन्होंने रात को मुझे दिल्ली में बुला के बात किया। जिस दिन आखिरी फॉर्म भरने का है उसके पहली रात को 12 बजे मुझे फोन करके कहते हैं साहब दिल्ली के लोग राजी नहीं, अलायंस खत्म। मेरे पास फॉर्म भरने का टाइम ही नहीं, मैंने यहां दिया लेकिन नहीं कर सका। और भिवंडी की दोनों सीटें वो हारे, मैं यहां लड़े, इस सीट पे हारे, मैं जीता। शिवसेना बीजेपी वहां जीती, वहां भी दोनों इसमें जीते, माइनॉरिटी की सीट दे दिया लोगों ने थाली में सजाकर। लेकिन आज भी मेरे जितने कार्यकर्ता हैं, ये मेरा बड़पन देख लो, मेरे नेता का बड़पन देख लो कि सेक्युलरिज्म जिंदा रहे, लेसर इविल का साथ दो। मैं आज भी पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां मेरी इकाई है, मुझे समझ ने कहा आसिम भाई अखिलेश जी का फोटो लगाने से मुझे फायदा हो रहा है, लगा लो, झंडा दे दो, ले लो। दे दिया मैंने कांग्रेस एनसीपी को। जो मुझे बर्बाद करना चाहते मैं इनको आबाद कर रहा हूं। क्यों आबाद कर रहा हूं? इसलिए कि देश में सांप्रदायिकता खत्म होना चाहिए। मैं लड़ रहा हूं और मैं कह रहा हूं आज भी कि कांग्रेस सिर्फ 3 सीट, वो 3 सीट तुमको नहीं मिलेगी, मुझे मिलेगी या बीजेपी को मिलेगी। एक बात ये बताइए कि मतलब हमने देखा है कि इससे पहले के असेंबली इंतखाबात में आपने जो है वो काफी सीटें खड़ी की थी, लेकिन इस मरतबा 3 सीटों पे कैसे राजी हो गए आप? क्या आपको लगता है कि मतलब पार्टी जो है वो सुकड़ती जा रही है, छोटी होती जा रही है? जी नहीं। आप जो कभी अकोला जाते हैं, कभी नांदेड़ जाते हैं, कभी औरंगाबाद जाते हैं, पूरे महाराष्ट्र में घूमते हैं, लेकिन जब सीटों को खड़े करने की बात आती है तो क्या औरंगाबाद, भिवंडी, गवंडी? आप नहीं जानते हैं, मैं लड़ा सकता हूं 200 सीट, लेकिन वोटों के बंटवारे से वहां लड़ेगी समाजवादी पार्टी, वहां लड़ेगी MIM, वहां लड़ेगी कांग्रेस, वहां लड़ेंगे मुस्लिम लीग, सब बंटवारा हो जाएगा और चुन कर आएगी शिवसेना बीजेपी। MIM को लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? नहीं, मैं किसी क्यों कहूं कौन बीजेपी, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस ने जो किया मेरे साथ, मैं उनको ये कह सकता हूं। असदुद्दीन अवैसी साहब का जो है एक वीडियो बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि अबू आसिम आजमी के सामने MIM ने इसलिए सीट नहीं खड़ी की क्योंकि हम चाहते हैं कि अबू आसिम आजमी असेंबली में जाए क्योंकि वो मुसलमानों की आवाज है। शुक्रिया उनका। एक मरतबा तो आपको क्रिटिसाइज करते हैं पिछले इलेक्शन में, इस मरतबा जो है वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे याद है कि 2014 के इलेक्शन में असदुद्दीन अवैसी जो है वो गवंडी आता है और गवंडी आके जो है वो अबू आसिम आजमी को खूब कोसता है, और 2019 के असेंबली इलेक्शन में जो है वो असदुद्दीन अवैसी साहब बड़े भाई जो है वो ये कहते हैं कि मुसलमानों की आवाज है अबू आसिम आजमी। ये फर्क की वजह क्या है? अब उनसे पूछो ना भैया, मैं क्या करूं कि अब वो क्यों कहते हैं भैया अच्छा उन्होंने मिठाई खा लिया, तालमेल है क्या आपका उनका? नहीं, मिठाई खाने से लेन देन आदान प्रदान नहीं, मैं आप जब देखिए आप क्या बात मंतुरा हाजी बगोयम तुमरा हाजी नहीं, मेरी कोशिश ये है, कहते हैं कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो मुसलमानों के जो मुद्दे हैं, जो मुसलमानों की मसाइल हैं, जो पर्सनल लॉज हैं, जो शरीर मामलात हैं, उन पर जो है मुसलमान आवाज उठा पाएगा बेहतर या हिंदू आवाज उठा पाएगा? अच्छा, आप मुझे बताइए ना कि मैं उठा रहा हूँ ना, मैं असेंबली में, मुझे आप बता दीजिए। पार्लियामेंट की बात कीजिए ना। नहीं, दोनों पार्लियामेंट था ना 6 साल में, आप देखो मेरी पार्टी ने आज तक मुझे कभी नहीं। मुझे ये बताइए कि मुसलमानों के अंदरूनी मामलात पे एक मुस्लिम MP बेहतर बोल पाएगा कि गैर मुस्लिम MP बोल पाएगा? मुस्लिम MP बोल पाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान की क़यादत का मसला है? नहीं, क़यादत नहीं बात है, मैं कह रहा हूं पूरे लीडर हो पूरे देश के अंदर जो है 85% गैर मुस्लिम है, 15% मुस्लिम है। हिंदू मुसलमानों का कोऑर्डिनेशन चल के होना चाहिए, दोनों के एक साथ है। और आज मुलायम सिंह यादव, आपको याद नहीं है, मैं इस बात को टीवी पे क्या कहूं, बताइए। मुसलमानों का जब भी कुछ तकलीफ आई है तो मुलायम सिंह यादव हिंदू होकर के वो मुसलमानों के बगल में खड़े हुए कि नहीं खड़े हुए हैं? वो हिंदू थे, तो ऐसा नहीं है कि मुलायम सिंह यादव ने कुछ नहीं किया। अभी अखिलेश यादव की सरकार थी, अखिलेश यादव ने अगर लैपटॉप बांटा तो हिंदू और मुसलमान दोनों को दिया। ये सरकार तो मुसलमानों को बिल्कुल दूध की मक्खी की तरह बाहर भगा देती है। अखिलेश सिंह यादव साहब जो है वो अभी तो मुसलमानों के इश्यू पर भी बोलने को कतरा रहे हैं। उनको लगता है कि मतलब पोलराइजेशन हो जाएगा, हिंदू उनके खिलाफ चला जाएगा। देखिए, तो ये तब्दीली वाकई सियासी, मुसलमानों से हमदर्दी सियासी थी, बनावटी थी, नहीं, या खुदगर्जी थी, क्या थी? कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। दिखावटी नहीं है, असली है, समझा आपने? अखिलेश सिंह यादव साहब जो है वो कैंपेनिंग में दिखने रहे महाराष्ट्र में, जलसे में नहीं, जुलूस में नहीं, आपने इनको साइडलाइन कर दिया कि मना कर दिया यहाँ से आने से? मैं मेरी हैसियत में उनको साइडलाइन कर दूंगा, आपको ऐसा लगता है? मना किया होगा। मैं अखिलेश यादव के हर मीटिंग में उनका जय जयकार करता हूँ और मैं उनको मना कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ अखिलेश भाई, आप लड़ाई बहुत तगड़ी है, उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हो रहा है, आप यूपी की सीट 2022 में कब्जा करना है आपको, और आपके वर्कर महाराष्ट्र में इतने हैं
कि 2-3 सीट लड़ रहे हैं हम लोग, वो जीत कर आपके थैली में लाकर, आपकी झोली में लाकर दे देंगे। अखिलेश यादव के चाहने वाले, देखिए आईपी सिंह साहब मेरे बगल में बैठे हैं, यहाँ चाहने वाले बहुत सारे मुंबई में आए हुए हैं और ये बीजेपी शिवसेना को धूल चटाकर जाएंगे। वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा आपसे गुफ्तगू करने के लिए वापस आएंगे, कहीं जाइएगा नहीं। मिलते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद है वासिम आजमी साहब, जो कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के सदर हैं और समाजवादी पार्टी की कमान जो है वो संभाले हुए हैं। एक बात ये बताइए कि महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी 2011 के मुताबिक जो है वो 12 से 13% के दरमियान है, लेकिन हम देखते हैं कि असेंबली में जो मुसलमानों का रेशो है, असेंबली में जो मुसलमानों की नुमाइंदगी का रेशो है वो बहुत कम है। आबादी के हिसाब से हमारे जो है वो 32 एमएलए होना चाहिए असेंबली में, लेकिन गिन चुन के जो है वो सिर्फ 9 एमएलए। क्या वजह है इसकी? वजह ये है कि पार्टियां जो है, कोई पार्टी भी हो, वो जो है मुसलमानों को टिकट देने नहीं चाहती है। जहां उनको लगता है कि यहाँ मुसलमान ही जीत पाएगा, कोई और दे देगा तो मुसलमान आ जाएगा, तो वो लोग टिकट देते हैं यहाँ पर मुसलमानों को। वरना मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बनाकर यहाँ रख दिया, और मैं खास तौर से कहूँगा कांग्रेस ने किया ये। मुझे आप ये बताइए कि मालेगांव कॉर्पोरेशन में मुसलमानों का मेयर, भिवंडी कॉर्पोरेशन में मुसलमानों की आबादी, नागौर कॉर्पोरेशन में मुसलमानों की आबादी, औरंगाबाद कॉर्पोरेशन में मुसलमानों की आबादी। महाराष्ट्र के सबसे खराब शहर कौन से हैं? मालेगांव देखिए आप जाके, भिवंडी देखिए आप जाके, नांदेड़ देखिए आप जाके, औरंगाबाद देखिए आप जाके। जहां पर मुसलमानों को हुकूमत करने का मौका मिला, उन्होंने शहर की तो सत्यानाश पीट दी। क्या मुसलमानी क्या हुकूमत ही जिम्मेदार है? नहीं, मेयर मालेगांव में मुसलमान है, भाई साहब जो है वो भिवंडी में जो है वो इंसाइडिंग कमेटी से लेकर सब कुछ मुसलमानों के हाथ में। भिवंडी की सड़कें देखिए, औरंगाबाद में इमाम के लोग चिल्ला के जो है वो जय जयकार करते हैं, लेकिन औरंगाबाद जो है बुनियादी मसाइल से जूझ रहा है। नहीं, मुसलमान जिम्मेदार नहीं है सर इसका। अरे सुनिए तो सही जरा, फंड कौन रिलीज करता है, पैसे कौन भेजता है? कॉर्पोरेशन तो इंडिपेंडेंट है ना जी। नहीं, पहले जो था ना, जो सब चेक नाका था, ज़कात नाका आता था, सब कुछ आता था, उससे बहुत कुछ काम हो सकता था, लेकिन ये सब बंद हो गया है। अब कॉर्पोरेशन को सरकारें फंड भेजती हैं, और अगरचे वहां भ्रष्टाचार हो रहा है तो क्या अंधी हो गई क्या सरकार? लेकिन अगर ये जो बैठे हुए हैं करने वाले मुसलमान नेता, हाँ नहीं, वो भ्रष्टाचार तो है, इसमें कोई शक नहीं है। ये सब बेईमानी में मुलव्वस से एक तरफ से हैं, लेकिन सरकारें चाहें तो सुधार सकती है, लेकिन सरकार ने नहीं सुधारना चाहती। आपको पता है अमेरिका में ब्लैक लोगों के साथ अमेरिकन गवर्नमेंट ने इंसाफ नहीं किया था, तो आज भी अमेरिका में जो लूटफाट होती है, चोरी मर्डर होता है, वो ब्लैक लोग करते हैं। आज इन एरियो में मुसलमान नशे में आदी है। सरकार चाहे तो परिंदा पर भी मार सकता, लेकिन मैं जानता हूं कि सरकारें चाहती हैं कि मुस्लिम कौम नशे में डूब के बर्बाद हो जाए। मैं 10 बार चिल्ला चुका हूं कि नशा बंद करो, नशा बंद करो, नशा बंद ही नहीं हो रहा है। तो ये सरकार की तरफ से निगलेक्शन है। आसिम भाई, आपने ये कहा है कि बीजेपी के लोग चाहते हैं कि मुंबई से जो मुसलमान एमएलए हैं वो दोबारा असेंबली नहीं पहुंच पाए, इसमें वासिम आजमी का भी नाम शामिल है। ये नहीं हकीकत है। मुझे एक बीजेपी वाले आदमी ने बोला था, नाम नहीं बोलूंगा नहीं तो फडणवीस जी इसको मारेंगे बहुत। मुझे बोला आसिम भाई 5 एमएलए हैं, फडणवीस जी ने बोला सबको अब की बार हरा देंगे, लेकिन एक ही मुश्किल लगता है अबू आसिम, ये हराना मुश्किल है। आरएसएस के लोगों ने एक सर्वे कराया था, और उस सर्वे में मेरा आजमगढ़ का एक आदमी था जो उसमें सर्वे में शामिल था। वो मुझे फोन किया, भैया हम इनमें हैं सर्वे में, हम तो मिला चाहते हैं। मैं कहा बात बा यार, कहा हमारे पास एक रिपोर्ट बा, हम तो दे तुम्हारा भाई आजमगढ़ का है, और आजा भैया। कहा सर्वे कराया आरएसएस ने, हमको 10,000 रुपया दे दो आप, मैं सब कागज देता हूं। लाख मैंने दिया। उसने कहा कि यहां पर सबसे तेज समाजवादी पार्टी की साइकिल चल रही है, इंशाल्लाह इस सीट पे कोई हरा नहीं पाएगा, पक्की बात है। लेकिन जो 4 मुस्लिम एमएलए हैं वो उससे क्यों डरी हुई है फडणवीस गवर्नमेंट के, वो दोबारा ना आए? इसलिए कि फडणवीस गवर्नमेंट खुद तो टिकट देती नहीं किसी मुसलमान को, और जो दूसरे लोग देते हैं उनको हरा देना चाहती है। वो चाहती है कि हाउस के अंदर सब मीठा मीठा बोले, खट्टा कोई ना बोले। और हम लोग जो है आप देखते हो, आप खुद बताओ मैं क्या करता हूँ, उनकी आंख में आंख डाल के बोलता हूँ, तो उनको लगता है कि तीखी बोलने वाले 2-4-6 जो है उनको निकाल दो, ना आने पाए। नहीं कहते नहीं, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। अच्छा, एक बात ये बताइए कि अगर आप दोबारा असेंबली में चुन के जाते हैं तो अबू आसिम आजमी का अगले 5 साल के लिए एजेंडा क्या होगा? सिर्फ एजेंडा ये होगा कि हर गरीब के आंसू पोंछ देना।
चाहे हुकूमत किसी की भी बने, ऐसे कौन से 3 काम हैं जो मुसलमान की होनी चाहिए अगली हुकूमत में? सबसे पहले मुसलमान की शनाख्त, उसका मज़हब, उसकी मस्जिदें जो संविधान और कानून के मुताबिक है वो सेफ रहना चाहिए, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। सेकंड, मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, एजुकेशन में उनका ध्यान देना चाहिए और मुसलमानों की आबादियों में कॉलेजेस खोलना चाहिए। अच्छा, एक बात ये बताइए कि एनआरसी का खौफ पूरे महाराष्ट्र में है, पूरे मुल्क में, महाराष्ट्र में भी इसका असर दिखाई दे रहा है, लोग खौफ में हैं। जब आप तक लोग पहुंचते हैं एनआरसी के ताल्लुक से तो किस किस्म के सवाल करते हैं, उनके दिल में क्या बातें होती हैं? क्या उनको लगता है कि वो मुल्क बदर हो जाएंगे? जिस तरह का खौफ का माहौल है उसके बारे में जो है वो आप तक क्या चीज़ें पहुंची हैं अभी तक? नहीं, एनआरसी की बात कर रहे हैं आप? हाँ। नहीं, देखिए बस सरकार की मैं समझता हूँ ये काम सरकार का है। सरकार लोगों से उसकी शनाख्त नहीं मांगना चाहिए, सरकार के पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि इस मुल्क में कौन कौन लोग कहाँ रहते हैं, इनके बाप दादा कौन थे, क्या थे। सरकार मिल बड़ा सन्नाटा है, लोगों से मांग रही है। अरे भाई, लोग बेचारे घर ही नहीं, उनके पास घर जल गया, कहीं बह गया। साल बिहार में हर साल बाढ़ आ जाती है, आसाम में लोग दरबदर हो जाते हैं, कहां से देंगे लोग? मैं कहता हूं जो लोग इस मुल्क में रहते हैं जमाने से, उन सबको इस मुल्क में रहने की जगह मिलना चाहिए। एनआरसी, सिटीजन अमेंडमेंट बिल और 370 का खात्मा, इस पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। बीजेपी चाह रही है कि मतलब इसको बनाया जाए और बीजेपी का हर लीडर ये चाहता है कि, और कोशिश भी करता है कि 370 के मुद्दे पे जो है यहाँ पर आके बोले। तो क्या आपको लगता है कि 370 का मुद्दा महाराष्ट्र में काम कर पाएगा? मैं महाराष्ट्र की 11 करोड़ जनता से कहना चाहता हूं कि अगर सिटीजन अमेंडमेंट बिल हो या 370 हो, ऐसी चीजों से अगर किसानों की आत्महत्या रुक जाती है, अगर इस देश का जो आज इकोनॉमिकल बहरान चल रहा है, तबाही चल रही है, उससे रुक जाती है, अगर बैंकों का जो तबाही हो गया, हजारों हजार करोड़ रुपया डूब गया, वो मिल जाता है और हर आदमी को नौकरी मिल जाती है, तो मैं तालियां बजाकर स्वागत करूंगा। लेकिन अगर इन चीजों को ला करके सिर्फ बेवकूफ बनाया जाए और किसानों का आत्महत्या बढ़ जाए, गरीब को रोटी ना मिले, नौकरी खत्म सबकी हो जाए, तो इन चीजों पर वोट किसी को देना नहीं चाहिए, बल्कि सबको देखना चाहिए महाराष्ट्र की असल प्रॉब्लम क्या है। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसानों की आत्महत्या बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, लोग परेशान हैं। पर आज जो है बैंकों में पैसा रखा है और पैसा नहीं निकल रहा है। 15-15 लाख रुपया की खातों में डालने वाली सरकार आज 15,000 रुपया भी आदमी अपने खाते से नहीं निकाल सकता। इसके बावजूद भी लोग बीजेपी को पसंद करें महाराष्ट्र। बस मैंने कहा ना कि ये सिर्फ और सिर्फ धर्म का नाम लेकर के लोगों को बेवकूफ बना जा रहा है। मैं महाराष्ट्र की जनता से आह्वान करता है, आपका भाई अबू आसिम आजमी, कि आप लोग इस झूठे आदमी के चक्कर में मत पड़ो। ये भारतवर्ष जो है, ये हमारा महाराष्ट्र शिवाजी महाराज की सरजमीन थी, जिसने हमेशा मुस्लिम हिंदू को भाई की तरह लेके चले। इनके वकील मुसलमान थे, इनके सलाहकार मुसलमान थे, इनके सारे बॉडीगार्ड मुसलमान थे, और ये लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आइए महाराष्ट्र की जनता के लोग, हम सारे इशू छोड़ करके हमारे महाराष्ट्र की तरक्की कैसे हो और समाज के आखिरी आदमी का पेट कैसे भरे, उस पर बहस करना चाहिए। अबू आसिम आजमी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने जो है वो सियासी हालात पर, मुल्क के हालात पर और महाराष्ट्र की सियासत पर ख़ास तौर पर बात की। आपने देखा कि अब देखना ये है कि 24 तारीख को नतीजे क्या आते हैं और महाराष्ट्र में जो है वो क्या कमल का फूल खिलता है, साइकिल चलती है, पंजा उठता है, या किसी तीर कमान से जो है वो कोई घायल होता है। अभी नतीजे मालूम पड़ेंगे 24 तारीख को। 24 तारीख का इंतज़ार कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।